हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक की राजधानी क्या थी? यानी सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र यानी पटना, वर्तमान समय में बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भरहुत स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो जो भरहुत स्तूप है इसका निर्माण काल की बात करेंगे तो इसका जो निर्माण काल था उसमें आरंभ कराया था सम्राट अशोक ने मौर्य काल में। सम्राट अशोक ने जो मौर्य काल में बनवाया था वो बनवाया था ईंटों से, लेकिन वो एकदम विलुप्त होने के कगार पर था, बिल्कुल बर्बाद होने के कगार पे था। तब शुंग वंश आता है। शुंग वंश क्या करता है कि इसका जीर्णोद्धार कराता है, यानी पुनः निर्माण कराता है, उसकी साज सज्जा कराता है, उसके बाहर की जो चीज़ें थी उसे बनवाता है। जैसे आगे जो गेट होता था, पिलर होते थे, उसको पत्थरों से बनवाता है। तो इस वजह से इसका अक्सर एग्जाम में शुंग काल सही कराता है। तो इसका याद रखिएगा आप लोग, शुंग काल। अगर कहा जाए कि आरंभ किसने कराया था तो मौर्य वंश में, और इसका जो विस्तार कराया जो आज तक इसको हम देखते हैं तो ये शुंग काल की वजह हो जाता है। यहाँ का जो स्तूप है, भरहुत स्तूप, ये लगभग 68 फीट में फैला हुआ है। इसका व्यास जो नीचे का जो व्यास होता है, उस स्तूप के जो नीचे का व्यास होता है वो 68 फीट में, नीचे का व्यास। ऐसे अर्धगोलाकार स्तूप है, नीचे का 68 फीट में है। यहाँ पर सांपों का चित्रण ज़्यादा हुआ, ज़्यादातर सांप बनाए गए हैं, तो ये भी याद रखिएगा यहाँ पे सांप बनाए हुए हैं। और इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ इस स्तूप के जो अवशेष हैं इस समय एक जगह पर नहीं, कई जगह पे रखे हुए हैं। जैसे भारत कला भवन है वाराणसी में, उसके बाद से ब्रिटिश म्यूजियम है लंदन में, उसके बाद से भारतीय संग्रहालय है कोलकाता में। इस तरीके से अलग अलग जगहों पे इस स्तूप के अवशेष रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सारनाथ के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सारनाथ के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। सारनाथ जो जगह है यहाँ पे भगवान बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिया था। इसको जो मृगद्वाह पार्क था, ऋषि पत्तम बोलते थे, मृगद्वाह पार्क नामक जगह है जहाँ पे इस समय वर्तमान में सारनाथ बोला जाता है। उस पार्क में बैठ के भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसके कारण यहाँ पे अशोक ने यहाँ पे स्तूप बनवाए थे। उसमें तो अशोक को जाएगा इसका कि सारनाथ के स्तूप का निर्माण किसने कराया था, तो सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नागा अर्जुन की पहाड़ियों में गोपी गुफा आजीविकों को किस शासक ने प्रदान की थी? तो जो ये गोपी गुफा है, पहली बात तो ये नागा अर्जुन की पहाड़ी जो है आपकी है बिहार में है। बिहार में गोपी की गुफा है। गोपी की गुफा का जो दान करने की बात आती है तो सम्राट अशोक के पौत्र थे दशरथ। तो दशरथ को सही आंसर होगा कि इसको जो दिया था, अगर किसी को आजीविकों के लिए दिया गया तो किसके द्वारा दिया गया था? दशरथ के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारबरा तथा नागा अर्जुन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ये हैं बिहार में। और बारबरा और नागा अर्जुन दोनों की जो गुफाएं हैं बिल्कुल आमने सामने पास में बनी हुई हैं, बहुत दूरी पे नहीं है। इसका भी ध्यान रखिएगा, दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अशोक ने कौन सी गुफा आजीविकों को दान में नहीं दी थी? तो इसका आंसर सही होगा गोपिका गुफा या गोपी की गुफा, क्योंकि ये अशोक के पौत्र दशरथ थे, इन्होंने इसको दान में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ पसाड़ स्तंभों का संबंध निम्न में से किस शासक के हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा अशोक, यानी कि इसका बी आंसर सही होगा अशोक। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, उसमें से ये भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? तो जो अशोक के अभिलेख की बात हो रही है तो इस पे अभिलेख की बात हो रही है तो अभिलेख है लौरिया नंदनगढ़ का। इस अभिलेख के ऊपर मयूर की आकृति बनी है। यहाँ पे जो एक इसके ऊपर जो बनी है मयूर की आकृति बनी है, यहाँ पे ऊपर बनाया गया है शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध पुस्तकें किस पर लिखी गई थी? तो जो बौद्ध पुस्तकें थीं इसमें से सही आंसर होगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो जितनी बौद्ध पुस्तकें थीं वो थीं ताड़ पत्रों पे लिखी गई थी। पाल सदी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि जितनी भी बौद्ध पुस्तकें ज़्यादातर ताड़ पत्रों पर लिखी गई हैं, क्योंकि उस समय कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। कागज़ का आविष्कार हुआ था 14वीं शताब्दी में, जब अभ्रंश शैली चल रहा था।
उससे पहले पाल शैली का अंत हो चुका था। और कागज़ का अगर वैसे आविष्कार की बात करें कि कागज़ कब बना था, तो 105 ईस्वी में चीन में बन गया था, लेकिन भारत में आते आते लगभग 1300 साल का समय लग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन महरौली स्तंभ किस धातु का बना है? तो जो गुप्तकालीन महरौली स्तंभ है वो बना हुआ है लोहे का, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लोहे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध मूर्ति कहाँ पाई गई थी? प्रथम बौद्ध मूर्ति की बात कर रहा है, तो प्रथम बौद्ध मूर्ति जो पाई गई थी वो पाई गई थी मथुरा में। सबसे पहले कुषाण काल में मूर्तियां बननी शुरू हुई थी, जिसमें गांधार और मथुरा दोनों शैली में मूर्तियां बन रही थी, जिसमें से मथुरा की सबसे पहली मानी जाती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा मथुरा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन सामान्य का चित्रण किस शैली में शुरू हुआ था? तो जन सामान्य से मतलब है कि जो आम आदमी के जीवन से संबंधित हो, जो आम जनता के जीवन की समस्याओं से संबंधित हो, या फिर उनके जीवन में जो चल रहा है उससे संबंधित जो चित्र बनाए गए थे उसे कहते थे जन सामान्य चित्र। तो ये बनाना शुरू हुआ था कंपनी शैली में। जब कंपनी शैली में जब मुगल काल के जो चित्रकार थे, राजस्थानी और पहाड़ी के चित्रकार थे, जब ये शैलियाँ बिल्कुल विलुप्त होने लगी तो यहाँ के चित्रकार कुछ बनारस भाग के आए, कुछ गए कोलकाता और कुछ गए थे पटना। तो ये सारे चित्रकार जो थे कुछ ज़्यादातर पटना में गए। पटना में अंग्रेजों के संरक्षण में इन लोगों ने क्या किया, कार्य करना शुरू किया। इस बीच में जितनी भी पहाड़ी और राजस्थानी में पेंटिंगें बनती थी वो सब ज़्यादातर धार्मिक से बनती थी, लेकिन यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे अंग्रेजों ने धार्मिक को हटा करके अपने मतलब की चीज़ें बनानी आरंभ कराई थी। इसलिए जन सामान्य के चित्रण की शुरुआत कंपनी शैली से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसाधारण से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? जनसाधारण से संबंधित चित्रों को जेनर चित्र कहते हैं, जेनर चित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म हुआ? तो जो मुगल शैली के पतन के बाद जो शैली आई थी, मुगल एवं यूरोपीय शैली, दो शैलियों को मिलकर जो शैली बनी थी वो शैली थी कंपनी शैली। तो इसका जो सही आंसर होगा कंपनी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी शैली के समकालीन लखनऊ में कौन सी शैली प्रचलित थी? तो कंपनी शैली के जो समकालीन शैली थी, जिस समय कंपनी शैली चली थी उस समय लखनऊ में रूमी कलम के नाम से एक शैली प्रचलित थी। तो इसका जो सही आंसर होगा रूमी कलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी शैली में 6 छोटे चित्रों के सेट को क्या कहा जाता था? तो कंपनी शैली के जो 6 छोटे चित्र होते थे उनको कहा जाता था फिटका। ये जो चित्र होते थे ये होते थे 8 गुणे 6 इंच में, 6 इंच में होते थे। तो 8 गुणे 6 इंच में चित्र होते थे। ये छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे, इनका सेट बना करके एक जगह रख करके इनको व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैली से कला का बाजारीकरण होना शुरू हुआ? तो बाजारीकरण का मतलब होता है कि खरीदने और बेचने का काम बिल्कुल शुरू हो गया था, और इस लेवल पे शुरू था कि वो बनाया ही इसलिए जाता था कि उसे बेचा जा सके, उसे घर में सजाया जा सके, उसको डेकोरेशन के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। तो इसलिए इसका बाजारीकरण होना शुरू हुआ था। वो हुआ था आपका कंपनी शैली से। कंपनी शैली के एक सेवक राम नामक चित्रकार थे, जिनके अंग्रेज नामक एक अंग्रेज था लॉर्ड मिंटो, उसने सेवक राम के चित्र खरीदा था। वो भी एग्जाम में बार बार पूछता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखाओं के स्थान पर छाया प्रकाश का कुशल प्रयोग किस शैली में आरंभ हुआ था? तो इसका जो छाया प्रकाश का आरंभ होने लगा था, रेखाएं हटाए जाने लगी थी, विदेशी प्रभाव हमारे इंडियन कल्चर पे आ गया था, तो ये हुआ था हमारे कंपनी शैली में। तो इसका आंसर हो जाएगा कंपनी शैली या पटना शैली में। इसका हुआ था जो रेखाएं हटाकर छाया प्रकाश के माध्यम से चित्र बनाना शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी शैली में कागज के अतिरिक्त किस धरातल पर चित्रण हुआ था? तो कंपनी शैली में कागज पे तो कई सारे चित्रकार काम करते थे, लेकिन इसके अतिरिक्त जो थे कुछ चित्रकार थे जो हाथी दांत पे भी चित्रण करते थे, अभ्रक पत्रों पे चित्रण करते थे, कुछ लिथोग्राफी भी करते थे। लिथोग्राफी की स्थापना करी थी हुलास लाल ने बानीपुर में। बानीपुर कोलकाता में पड़ता है। अब भारत का पहला लिथोग्राफी प्रेस कोलकाता में लगाया गया था, जो लगाया था हुलास लाल ने बानीपुर में। हाथी और अभ्रक पत्र पे जो बात होती थी, हाथी के दांत पे चित्रण करने के लिए कंपनी शैली में सेवक राम बहुत ही फेमस कलाकार था। तो इसका जो सही कला आंसर हो जाएगा
अभ्रक पत्र और हाथी दांत, यानी कि अभ्रक पत्रों पर हाथी दांत पे चित्रकारी होती थी। कागज के अतिरिक्त कंपनी शैली में ऑयल कलर भी आरंभ हो गया था, कैनवास पे भी चित्रकारी शुरू हो गई थी। लेकिन भारत में ऑयल कलर की जनक की बात कहा जाएगा किसी आर्टिस्ट की तो राजा रवि वर्मा होगा। अगर किसी शैली की बात करें किस शैली में शुरुआत हुआ था, तो कंपनी शैली में शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी शैली के चित्रों में जो कागज प्रयोग होता था वह वसली कागज था जिसे नेपाल से मंगाया जाता था। बाद में यह कागज कहाँ से आएगा, तो ये बाद में ये जो कागज था इंग्लैंड से आता था, क्योंकि अंग्रेज इंग्लैंड से आए थे, इंग्लैंड से उनका आना जाना लग रहा था, तो वो अपने यहाँ से अच्छी क्वालिटी के कागज लाना और शुरू कर दिए। जो नेपाल से कागज आते थे उसकी क्वालिटी अच्छी थी, इसलिए उन लोगों ने अपने देश से कागज मंगाना आरंभ कर दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी शैली का निर्माण किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ था। तो कंपनी शैली का निर्माण हुआ था, एक तो पाश्चात्य हो गया, दूसरा मुगल। इन दोनों शैलियों को जोड़ करके हमारी कंपनी शैली या पटना शैली बनी थी। कंपनी शैली नाम देने किसने नाम दिया था, तो इसका नामकरण किया था राय कृष्ण दास ने। तो ये भी याद रखिएगा कि राय कृष्ण दास ने कंपनी शैली का नामकरण किया था। अगला क्वेश्चन है, पटना शैली में बने चित्रों का प्रविधि को क्या कहा जाता था। तो पटना शैली में बहुत से ऐसे चित्र थे जो कजली स्याही से बने थे, काले रंग से ब्लैक कलर से केवल बना दिए जाते थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कजली स्याही। भारत में एक और आर्टिस्ट थे जिन्होंने अपने बुढ़ापे में चित्रकारी शुरू किया और वो भी केवल काली स्याही से चित्रण करते थे, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे। तो जो पटना शैली के अंतिम चित्रकार थे वो थे आपके ईश्वरी प्रसाद। तो पटना शैली के अंतिम चित्रकार ईश्वरी प्रसाद। पटना शैली के सबसे बेस्ट चित्रकार की बात करेगा तो हो जाएगा सेवक राम। अगर दीवार पे चित्रकारी की बात करेगा तो वो हो जाएगा ढल्लू राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी शैली में हाथी दांत पर चित्रकारी करने के लिए कौन प्रसिद्ध था। तो हाथी दांत पर चित्रकारी करने के लिए शिवलाल बहुत ही प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी शैली का निर्माण किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ था। अभी इसके बारे में मैंने बताया था, कंपनी शैली मुगल एवं पाश्चात्य शैली के मिश्रण से बनी थी और इसकी खोज का जो श्रेय जाता है वो जाता है पीसी मानक को। पीसी मानक जो थे उन्होंने क्या किया था, इस शैली को खोजा था। और कब खोजा था, तो आंसर होगा 1943 ईस्वी में खोजा था। किसने, तो पीसी मानक ने। पीसी मानक ने इस शैली को खोजा था। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।